नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के हमारे इस नए कार्यक्रम जो कल भी हमने किया था फैसल अनुराग जी के साथ, खुली बात, इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक दो वीडियो देख लिए जाए और उन्हीं वीडियो पर हमारी बातचीत होगी। तो पहला वीडियो है गिरिराज सिंह का, जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आज एक भाषण दिया है और उस भाषण को सुन लेना ठीक रहेगा, मुझे लगता है कि बातचीत शुरू करने के लिए रेफरेंस के तौर पर। तो ये आप सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या अगर कहा। ये पदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। तो आपने सुना कि गिरिराज सिंह बिहार में क्या बातें कह रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो वहां पर वो क्या नाम लेते हैं। क्या वो दुर्गा मां की तलवार की बात करते हैं? क्या वो एक थप्पड़ की जगह 100 थप्पड़ मारने की बात करते हैं? क्या वो बटोगे तो कटोगे बोलते हैं? ये भी सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री इस समय भी अभी लौट के आए हैं विदेश यात्रा से, उससे पहले भी वो गए थे, पोलैंड गए थे, वहां वार्सा में एक भाषण दिया था उन्होंने। उस वार्सा वाले भाषण को मैं चाहता हूं कि एक बार सुन लिया जाए, और जब हम उसे सुन लेंगे उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। तो ये भाषण भी मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं और इसे हम लोग देखें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में क्या बात कहते हैं। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है, जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। तो आपने सुना कि मोदी जी क्या बात कह रहे थे वार्सा में जब वो थे, और अभी पिछले दिनों जब वो कजान गए हुए थे वहां भी इसी तरह की बातें उन्होंने की हैं। जहां भी जाते हैं वो बुद्ध की ही बात करते हैं, वो तलवार त्रिशूल और भाले की बात नहीं करते हैं।
तो ये जो दोहरा मापदंड है, एक ही पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री विदेश में जाकर एक बात करता है और उसी पार्टी का एक कैबिनेट मंत्री सीमांचल में देश के एक सूबे बिहार के सीमांचल में एक दूसरी बात कहता है। और कैसे कह रहा था, भाला रखो, त्रिशूल रखो, तलवार रखो, इनकी पूजा करो, एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो, ये बातें कह रहे थे। तो इसी पर हम बात करेंगे फैसल जी। दरअसल ये जो चीजें चल रही हैं, आप अगर हम लोग रिकॉल करें तो पिछले, मुझे याद पड़ता है कि 22 अगस्त जन्माष्टमी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार, उससे पहले तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे और अमित शाह भी कहते रहे, योगी जी तो कहते ही रहते हैं, लेकिन 22 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन योगी जी ने ये बात कही थी जो गिरिराज सिंह दोहरा रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात दोहराई यहां देश में ही, और संघ प्रमुख ने भी कुछ इसी तरह की बात कही, चूंकि उनकी भाषा अलग तरह की होती है, तो उन्होंने कहा हिंदू सुरक्षित नहीं है और उसके लिए जरूरी है कि वो एका रहे, बटे नहीं वो। और साथ में उन्होंने गणेश विसर्जन के समय हुए पथराव का हवाला देते हुए कहा कि जब तक सुरक्षा बल नहीं आते हैं तब तक तो आत्मरक्षा का अधिकार है और करनी पड़ेगी। ये सब चीजें क्या हैं, किस तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, एक तो समानता है, नरेंद्र मोदी हो, मोहन भागवत हो, या अभी जिस नेता के भाषण को आपने दिखाया, वह भारत का एक दुर्भाग्यवश मंत्री है, उस संविधान की शपथ लेता है जिसमें देश के सभी लोगों के रक्षा का दायित्व वो अपने कंधों पर लेता है, अपने शपथ में लेता है। तो यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से देश गुजर रहा है मेरी समझ से। लेकिन इसको हमको समझने के लिए इनके इतिहास को थोड़ा खंगालने की जरूरत है। दरअसल आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद, उस समय जो हिंदू महासभा का जो गठन हुआ था, उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद भी यही थी कि वो इस देश में नफरत की भावना के आधार पर ही अपने संगठन का विस्तार करना चाहते थे। पिछले लोकसभा चुनाव में जब इनको बहुत बड़ा आघात लगा, इनको लगा कि हमारी बातों से राम मंदिर के बनाए जाने के बावजूद इस देश की जनता ने हमको मैंडेट उस ढंग का नहीं दिया जिसकी ये आकांक्षा रखते थे ताकि संविधान को बदल सके, तो फिर से ये अपने उसी पुराने पिछले 75 साल के 100 साल के इतिहास की ओर लौट कर जब देख रहे हैं तो इनको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, हिंसा, नफरत और लोगों के प्रति घृणा का पूरा प्रसार, और एक ऐसा मानस तैयार करना जो हिंदू मानस को मॉब लिंचिंग का मानस बना दे, माने लोगों को हत्यारा बना दे। ये मानस तैयार करने की कोशिश इन नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 20वीं सदी में आज जब दुनिया एक भयावह संकट से गुजर रही है, दुनिया में बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर खड़ी है, और तब प्रधानमंत्री बात मानवता की कर रहे हो वहां बैठकर वर्षा में और कजान में, और उसी मंत्रिमंडल का एक सदस्य जिसकी वो अगुवाई करते हैं इस ढंग की घृणास्पद और नफरती बात कर रहा, और वो फिर भी इस देश का कैबिनेट मंत्री बना हुआ है, तो इसका दायित्व किस पर है? इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचने और समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। भारत के अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करें, आप भारत में उपनिषदों का अध्ययन करें, भारत में यदि आप उसकी पूरी सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन करें, तो भारत एक बड़ा समावेशी देश था और रहेगा भी। भारत ने दुनिया को हमेशा एक शांति का संदेश दिया, लेकिन आज हमारे देश के भीतर जिन लोगों के हाथ में सत्ता दुर्भाग्यवश पहुंच गई है, जिन्होंने मेजॉरिटी
को, जिसको हम बहुसंख्यकवाद बोलते हैं, उसका एक छद्म खड़ा किया है और लोगों से के मानस के भीतर इस ढंग से नफरत फैलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है ताकि यह देश बटे, ये देश के भीतर एक ऐसा माहौल बने ताकि इस देश के बड़े पूंजीपतियों की जो लूट हो रही है, इस देश में जो बड़े आर्थिक निर्णय हो रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करे, कोई रोजगार पर सवाल खड़ा नहीं करे, कोई गरीबी पर सवाल खड़ा नहीं करे। अभी हंगर इंडेक्स आया है, उसमें हम कहां पर खड़े हैं? हमारे देश में अभी भी 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगाए जा रहे हो। उस देश में इस ढंग की बात करने का क्या औचित्य, क्या मतलब है? इसको भी गहराई से समझने की जरूरत है। और ये गिरिराज सिंह जैसे लोग इस समाज में, इस देश के लिए एक नासूर हैं और ऐसे लोगों के साथ अगर कैबिनेट में इनको मंत्री बनाकर रखा गया है तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वो क्या इसी ढंग का समाज बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह जो पैदा किया जा रहा है, जिस ढंग की घृणा पैदा की जा रही है, जिस ढंग का नफरत पैदा किया जा रहा है, जिस ढंग से लोगों के विवेक को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो यह सोच भी नहीं सके कि वास्तव में इंसानियत क्या है, इंसानियत के खिलाफ लोगों को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर रोक कौन लगाएगा? इस पर रोक लगाने का तो दो ही रास्ता है, या तो प्रधानमंत्री इस मंत्री को बर्खास्त करें या फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इस पर स्वतः संज्ञान ले और इस पर वो कड़ाई से निर्देश दे। लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि यह एक आदमी नहीं कह रहा, यह योगी ने भी इसी ढंग की बात की, बटोगे तो कटोगे। गिरिराज सिंह भी कह रहा है, ये बात प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। दुर्भाग्य से ये पूरा एक क्या बोलिए, एक सर्किल है जो घूम फिरकर सभी लोग कर रहे हैं और इससे इस देश के भीतर जो सद्भाव है, जो शांति है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मेरी समझ से। मैं एक चीज देखता हूं फैसल जी कि जैसे अगर पिछला आप बहुत पुराना तक चले जाएं, इतिहास देखें अगर एक बार, तो मुझे लगता है कि दुनिया में ये जो हिस्सा है धरती का जहां पर हम लोग रहते हैं, इस हिस्से में शायद ही कभी सिविल वार जैसी स्थितियां हुई हों, और हाल फिलहाल के इतिहास में तो सिविल वार इस धरती पर नहीं हुआ है। नहीं, 47 में तो कोशिश की गई थी जब बंटवारा हो रहा था, लेकिन हुआ नहीं और आज भी नहीं होगा। देखिए, भारत एक बहुत विशाल देश है और भारत इन चंद ऐसे लोगों से नहीं संचालित होता। भारत का अपना एक विवेक है, भारत की अपनी एक संवेदना है और भारत का एक अपना समावेशी सांस्कृतिक माहौल है जो मौजूद है, जिसको इस देश की बहुसंख्यक जनता स्वीकार करती है। वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, वो सिख भी है, वो नास्तिक भी है, वो ईसाई भी है, वो आदिवासी भी है, वो दलित भी है, वो सब कुछ है। वो बहुत ज्यादा इसके चक्कर में नहीं फंसेगा। हाँ, इससे एक राजनीतिक रोटी जरूर सेकी जा सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अयोध्या की जनता ने उनको पराजित किया तो उसने कुछ संदेश दिए, और वो संदेश दिया है कि भारत का एक समावेशी चरित्र जो है उसको नष्ट नहीं किया जाए। भारत में जो बहुविधता है, जो बहुलतावादी सांस्कृतिक समागम है, इसकी रक्षा की जाए और इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की यह त्रासदी है कि उसके नेताओं को यह लगता है, आरएसएस के बड़े नेताओं को यह लगता है कि केवल वो एक धर्म विशेष के लोगों को संगठित करने में सफल होगा, जो संभव नहीं। हिंदू धर्म का जो पूरा आप चरित्र देखेंगे उसमें कोई एक देवता की पूजा नहीं है, उसका कोई एक पूजा स्थल नहीं है, उसमें अनेकता की बात है, उसमें बहुलता की बात है, उसमें अनेक तरह के स्वर हैं। उसमें शंकराचार्य ने कहा भी था कि अनेक तरह के विचारों का यह समागम है यह हिंदुस्तान। तो इस हिंदुस्तान को इस ढंग की बातों से नष्ट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य से
चंद समय के लिए कुछ लोगों को जरूर सिनिकल बनाया जा सकता है और उसको मॉब लिंचर के रूप में तब्दील किया जा सकता है, जो कोशिश गिरिराज सिंह जैसे लोग कर रहे हैं। जी। और एक खास बात यह है कि बिहार में जो सरकार है उसके जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री तो अलग तरह की बातें कहते रहे हैं, अपने कुछ चीजों के लिए जाने जाते रहे, हालांकि इस दौरान वो बड़े कमजोर दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। माफ क्या कीजिएगा, मामला है क्या? जी। माफ कीजिएगा, उनके बारे में मेरी धारणा कोई बहुत अलग नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार समाजवादी खेमे के दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के किसी सांप्रदायिक एजेंडे का बहुत खुला विरोध नहीं किया। चंद समय के लिए जरूर उन्होंने 3 मुद्दों को, वो जो एनडीए का घोषणा सहमति पत्र बना था उससे अलग रखा था, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने उन बातों को कभी भी घनघोर जिसकी निंदा की जाती है, भर्त्सना की जाती है, नहीं किया था। और नीतीश कुमार जी तो 2005 से लगभग, बल्कि उसके पहले से 1999 से वो आरएसएस के साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उसके तमाम पाप के वो भागीदार हैं, उसके तमाम अच्छे कामों के भी वो भागीदार हैं। इस तथ्य को समझना चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में जो धारणाएं फैलाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, उससे मैं सहमत नहीं होता हूं। वो एक कमजोर व्यक्ति है, उसका कोई विचार नहीं है, उसका वही सत्ता और कुर्सी विचार है। सत्ता और कुर्सी के लिए वो चाहे इधर पलटी मारे चाहे उधर पलटी मारे, उसके लिए लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय, ये सब एक ढकोसला चीज है जिसको वो अपनाए रखता है। इसलिए उस आदमी के बारे में मेरी धारणा बहुत साफ साफ है। नहीं, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, ये बात आप सही कह रहे हैं, जो आपसे मैं सहमत हूं बहुत बहुत दूर तक। मैं दूसरी बात कह रहा था कि क्या ये नीतीश कुमार को और ज्यादा कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर आ जाए, इसकी तैयारी है? क्योंकि खुल करके वो ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें, हमारा चीफ मिनिस्टर बनना है। अभी तो देखिए जो चीजें हो रही उनमें तो वो यही कह रहे हैं कि अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, चाहे वो नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो, या वहां के लोकल लीडर्स हो, वो लोग ये कह रहे हैं। लेकिन जो चीजें जमीन पर चल रही हैं वो इस तरह की चल रही हैं। तो क्या इसको इस तरह भी देख? जी नहीं, इस पर एक प्रति प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं हम। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कौन सा एजेंडा है जिसको नीतीश कुमार ने बिहार में रोक रखा? नहीं, सिर्फ एक चीज रोक रखी है, एक चीज रोक रखी है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में नहीं आई है कि वो अपने बूते पर वहां बहुमत हासिल करके सरकार बना ले, अपना मुख्यमंत्री बना सके। पिछली बार के चुनाव में तो उन्होंने इनसे ज्यादा सीटें जीत ली थी। नहीं, सीटें तो जीत ली थी, और हो सकता है लेकिन अगर वो ज्यादा सीटें लड़ती तो हो सकता है बहुमत भी उसको आ सकता था। और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को, जब वो अलग हट गए थे लोकसभा के चुनाव में, इनको 2 या 3 सीटों पर तो सिमटा ही दिया था, और खुद कितनी सीटें जीती थी बिहार में उसको भी याद कर लीजिए। नहीं, वो 2014 का चुनाव था जब सारे लोग अलग अलग लड़े थे। हाँ। लालू प्रसाद यादव अलग लड़े थे, नीतीश कुमार अलग से लड़े थे। और मेरा कहना है कि नीतीश कुमार की जरूरत उनको सिर्फ एक बात के लिए है कि उनके पास अभी भी कोई ऐसा बैकवर्ड चेहरा बिहार में नहीं है जिसको वो मुख्यमंत्री के रूप में पूरे राज्य में स्वीकृति दिला सके। लेकिन अभी उनकी कोशिश है, उनके पास अब नया नेतृत्व आ रहा है, नया नेतृत्व वो कर लेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को अपदस्थ करने की तत्काल अपने एजेंडा को लागू करने के लिए कोई जरूरत नहीं है मेरी समझ से। नहीं, अपने एजेंडा के लिए मैं कह ही नहीं रहा हूं। अगले चुनाव के मद्देनजर कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बहुत कमजोर कर दिया जाए। दिक्कत क्या होती है, अगर वो नीतीश कुमार को साथ लेकर ना चले और नीतीश कुमार दूसरी तरफ सट जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती है। वो चाहते हैं नीतीश कुमार किसी लायक ना बचे, वो उधर सट भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। जैसे 2014 की जो आप बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव में कि बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते थे, वो नहीं बना सकते थे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार उस समय ये फैसला लेते कि वो लालू प्रसाद के साथ चले जाएंगे तो सब कुछ इनके हाथ से चला जाता। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष में जो लोग हैं, इंडिया
गठबंधन में, उनको यह तय कर लेना चाहिए कि बिहार में सत्ता हो न हो, वो नीतीश कुमार जैसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे। एक बार इस ढंग का निर्णय लेने की जरूरत उनको है। भारतीय जनता पार्टी बिहार की एक सच्चाई बन चुकी है और आने वाले चुनाव में वो सच्चाई आपको शायद दिखेगी। नीतीश कुमार रहें न रहें, भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी ताकत है। और बिहार में जिस ढंग का कम्युनलाइजेशन का प्रोसेस अभी किया जा रहा है, जिस ढंग से लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, और जिस ढंग से जातीय समीकरण बनाने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के भीतर से पार्टी भी टूटकर हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाए। और इसमें पीके जो आए हैं वहां, प्रशांत किशोर, उनका जो एक उभार हो रहा है, अभी उपचुनावों से पता चलेगा कि उनको कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं। वो बिहार के अगले चुनाव में बहुत ही निर्णायक साबित होने जा रहा है मेरी समझ से। वो अगले चुनाव में बहुत निर्णायक साबित होने जा रहे हैं, आपका कहना है। ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि पीके बहुत निर्णायक साबित होने जा रहे हैं? लोग देखिए, मतलब मुझे जो लगता है, अभी जैसे उपचुनाव में उन्होंने कुछ कैंडिडेट खड़े किए, तो 2 कैंडिडेट तो उनके नाम घोषित होने के बाद गायब हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था हमें वोट नहीं मिलेगा। एक कोई हमें लगता है एक इमामगंज का कोई था और एक तरारी या कहां पर वहां का जो कैंडिडेट था, वो दोनों कैंडिडेट गायब हो गए। दूसरे कैंडिडेट लाने पड़े उनको। तो अगर उपचुनाव में ये स्थिति आ रही, तो दिखता जो है वैसा है भी क्या? नहीं, हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन एक छटपटाहट तो दिख रही है बिहार में कि बिहार को नयापन की जरूरत है। वो वो ये बात सही कर रहे हैं। 90 के दशक के बाद से जो राजनीति बिहार में चल रही है, उससे अलग बिहार जाना चाहता है। ये एक छटपटाहट वहां के नौजवानों में दिखाई देती है, वहां के आम लोगों में दिखाई देती है यह छटपटाहट। उस छटपटाहट में सांप्रदायिकता नहीं है, उसमें परिवारों के घेरे में बंद नेता लोग भी नहीं है। वो एक अलग किस्म की राजनीति की छटपटाहट बिहार चाह रहा है। अगर आप देखें कि गिरिराज सिंह की यात्रा के साथ साथ एक पैरेलल यात्रा भी बिहार में चल रही है, बिहार बदलो यात्रा सीपीआई एमएल की चल रही है जी। उस यात्रा से भी जो संदेश आ रहे हैं, उस पर भी थोड़ा गौर करने की जरूरत है। हमारे मीडिया की त्रासदी यह है कि मीडिया केवल गिरिराज सिंह की यात्रा को दिखा रहा है, दूसरी ओर ठीक उसके पैरेलल एक दूसरी यात्रा जिसमें भी लोग भी आ रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, एक नया नेतृत्व भी वहां दिख रहा है, वो भी कुछ बातें बिहार में कर रहा है। वो क्या बातें कर रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें सामने आती नहीं है, और उसके चलते वो बहुत स्थानीय स्तर पर वहीं पर सीमित होकर रह जाती हैं। उसका मैसेज जिस तरह से, जैसे गिरिराज सिंह के मैसेज को एम्पलीफाई कर देता है मीडिया, वैसे एमएल के मैसेज को वो एम्पलीफाई नहीं करता। और एमएल के मैसेज जब आते भी हैं तो मीडिया कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव उसमें प्रस्तुत करता है, कम्युनिस्ट। और ये एक तरह से पिछले 10 सालों में हमारे देश में जो लोग सत्ता में हैं और उन लोगों ने जिस तरह संस्थाओं पे कब्जा किया है, उन सब के जरिए कम्युनिस्ट को कम्युनिस्ट होना या प्रोग्रेसिव होना या इंटेलेक्चुअल होना, सेकुलर होना, ये सब इन लोगों ने ऐसे प्रस्तुत कर दिया कि जैसे ये सब लोग देश के खिलाफ काम करते हैं। नहीं, ये तो गोलवलकर का ही सिद्धांत था ना जी। उनके तीन थे ना मुख्य शत्रु, जिसमें एक मुसलमान, इस पर आज गिरिराज सिंह बात कर रहे हैं, मोदी जी बात कर रहे थे कि मुसलमान आपकी भैंस ले जाएंगे, टोटी ले जाएंगे, आपका गहना ले जाएंगे, वो मंगलसूत्र ले जाएंगे। और दूसरे कम्युनिस्ट, और तीसरे थे ईसाई। ईसाई पर अभी बात नहीं हो रही है क्योंकि उसकी जरूरत इनको अभी है नहीं। तो दो तो इनके आक्रमण में, इसलिए आप देखिएगा प्रधानमंत्री भी अर्बन नक्सल की बात इन दिनों सबसे ज्यादा करते हैं, और यहां तक कि वो तो कांग्रेस को ही अर्बन नक्सल कहने लगे हैं। हाँ, उनका आरोप है कि कांग्रेस अर्बन नक्सल को हो गई है। तो अब इस ढंग की राजनीतिक सतही बातें जब समाज में होने लगे, तब समझिए कि कोई बड़ा आर्थिक संकट है इस देश के सामने, जिसको सत्तारूढ़ दल एड्रेस नहीं कर पा रहा है, और वो लोगों के दिमाग को दिग्भ्रमित करके जो मुख्य सवाल है, रोजी रोटी का सवाल, रोजगार का सवाल, उससे लोगों का
को वो डाइवर्ट करना चाहता है, मेरी तो समझ जी। है। नहीं, उससे डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन लोग क्या उससे डाइवर्ट होंगे, ये भी सवाल है। क्या रोजी रोटी से बड़ी चीज उनको ये दिखेगी कि कम्युनिस्ट का विरोध करना है, जिसको कम्युनिस्ट कहा जा रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है बनिस्बत हमें रोटी मिले या ना मिले? कुछ ये लोग सवाल बड़ा नहीं है। कुछ लोग जी। तो दिग्भ्रमित होते ही हैं ना। देखिए, हाँ। ऐसा है कि समाज में चलने वाली प्रक्रियाओं का कुछ न कुछ असर पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव दिशा में प्रक्रिया चले, चाहे वो नेगेटिव दिशा में प्रक्रिया चले। जी। और इस ढंग के दुष्प्रचारों का भी असर होता ही होता है, और खास जी। तौर पर यात्राओं का असर समाज पर पड़ता है। तो गिरिराज जी। सिंह के इन बातों का असर एक समाज के थोड़े से तबके पर तो पड़ेगा, खास तौर पर उन नौजवानों पर पड़ेगा जो पढ़ते लिखते नहीं है, या जिनके दिमाग में अपने नया हिंदू होने का एक नया बोध पैदा हुआ है, या नया वो अपने को समझने लगे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, और हमारे इर्द गिर्द जो एक सामूहिक संसार था वो संसार मिथ्या था। जब यह बोध उनके अंदर आने आएगा, तो इसकी कोशिश इन लोग की जा रही है कि सारे संबंध ग्रामीण स्तर पर और अर्ध शहरी स्तर पर टूट जाए, सामाजिक ताना बाना टूट जाए, ताकि उनका वोट एकजुट हो जाए। इसकी कोशिश वो जी। की जा रही है। जी। क्योंकि जिन घुसपैठिए की चर्चा आजकल हो रही है, जो गिरिराज सिंह भी अपने भाषण में बोल रहे थे, तो ये घुसपैठ कौन करा रहा है बिहार में? तो पिछले, मुझे लगता है कि 2005 के बाद से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों तक सत्ता से बाहर रही है? जी। 2 या 3 साल। जी। 15 के बाद से सिर्फ 3 साल वो सत्ता से बाहर रही है मेरे ख्याल से, या हाँ। 4 साल। नहीं, तो 2007 के बाद से, कब से कह रहे हैं आप? जब से नीतीश 2000। कुमार बने हैं, जब से नीतीश और भाजपा की सरकार बनी थी, तब से हाँ, भारतीय जनता तब पार्टी से करीब 2 साल, 2015 की बात है, 16 और 1.5 साल वो हुआ करीब, मतलब आप मान लीजिए 1 साल 7 महीने 8 महीने वो है तब। और इसके अलावा 2022 से 2023 1 साल के आसपास ये हुआ, 1 साल 1.5 साल कह लीजिए इसे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर थी, तो ये हाँ, 3 साल सर। 3 जी। साल मान लीजिए। तो हाँ। पिछले पिछले अगर 2005 से 24 तक 20 कितने साल हो गए? 20 साल 25-24 साल हो गए। तो 2005 से 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। 20 साल में उस 16 साल जो आदमी सरकार चलाया हो, वो घुसपैठ की बात वहां कर रहा है, तो ये पूछा जाना चाहिए कि घुसपैठ वहां करा कौन रहा है? नहीं, ये सवाल तो और ये बहुत सवाल जैसे, जाना चाहिए। नहीं, जैसे आप देखिए कि झारखंड में जिसकी कोई सीमा भी नहीं लगती अंतरराष्ट्रीय, किसी मतलब किसी देश से सीमा नहीं लगती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, ये तो और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्य, ये सारे लोग, मतलब ये सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, आते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि यहाँ घुसपैठ बढ़ गई है, घुसपैठिए आ गए हैं। अब सवाल वाकई है, अगर पिछले 25 साल को आप देखें, आप तो वहां 20 साल की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 25 साल से, 25 साल से 15 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रही है। और अगर इस राज्य में ही देखें तो यहां भी करीब 14 साल के आसपास सत्ता में रही है। बिल्कुल। पिछले 20 साल 25 साल से, जब से राज्य है, 14 साल के आसपास यहां सत्ता में रही है। और उसके बाद वो कह रही है कि यहां घुसपैठ बढ़ गई है। भाई, इसके लिए तो मुझे जो लगता है, पता नहीं कैसे, एक और बड़ी बात लगती है जो मैं सोचता हूं कि जब अखबारों में बयान छपते हैं ये, हम लोग समय मतलब जब हम सब एडिटर हुआ करते थे, चीफ सब हुआ करते थे, पन्ने देखते थे, आप भी उस स्थिति में रिपोर्टर थे या डेस्क पर थे, उस समय जब कोई नेता इस तरह का बयान देता था तो अखबार वो बयान तो छापता था, लेकिन साथ में यह भी छापता था कि वस्तुस्थिति क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आजकल इस पर कोई बात ही नहीं करता है। और इसके चलते एक एक जो एक माहौल, जो बात वो लोग कहते, इतने बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, भाई मान लीजिए हम आपको नहीं लगता है कि मोदी जी बड़े मतलब बहुत बड़े नेता है, उनकी बात मानी जानी चाहिए, लेकिन एक सामान्य जन
उसके लिए प्रधानमंत्री, उसके लिए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे लोग तो बहुत बड़े लोग हैं। इवन मुझे याद है बड़े जी, नेता तो मैं, हैं ही। बड़े हाँ नेता तो ये हैं ही, जी तभी तो वहां पहुंचे हैं, इससे कोई जी, इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य जन प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसे पत्थर की लकीर की तरह मान के चलता है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। मैं अपने बचपन की याद करूं अगर, तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो प्रधानमंत्री के जयकारे लगवाए जाते थे, रक्षा मंत्री के जयकारे लगवाए जाते थे, इन सब लोगों के, क्योंकि बड़े बड़े लोग माने जाते थे भाई। राष्ट्रपति का जय बोली जाती थी, आजकल पता नहीं बोली जाती कि नहीं बोली जाती, लेकिन तब तो बोली जाती थी। और हालांकि वो समय ऐसा था, तब आजादी को भी 25 साल पूरे नहीं हुए थे, या 25 साल हो गए थे, 28-30 साल ही हुए थे, तो उसका खुमार भी रहा होगा, चीजें चलती रहती थी। लेकिन मैं जो बात, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री, जो इतनी पावरफुल नेता, अभी भी लोग कहते हैं कि भाई उतना पावरफुल प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है, मोदी जी भी नहीं अभी उतना पावरफुल है, ये बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं। वो नेता भी इस तरह की बात नहीं कह पाती थी जैसे ये लोग कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन झूठ की बात, जैसे उस नेता ने लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को एक तरह से मुक्ति दिलाई, एक नया देश बनवाया, और वो चाहते तो तमाम तरह के प्रोपेगेंडा कर सकते थे। उनको जरूरत नहीं थी ना, देखिए वो दृष्टिकोण का मामला है ना। जिस स्कूल से ये आए हैं उस स्कूल का एक अलग दृष्टिकोण, वो दृष्टिकोण यही है कि अगर हम एक धर्म विशेष के लोगों को संगठित कर सकेंगे तो हम सत्ता पा सकेंगे, हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। और वो आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो एक समावेशी भारत की बात करते थे, उनका एक समावेशी राष्ट्रवाद था, भारतीय राष्ट्रवाद, जिसके जी आधार पर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। राष्ट्रवाद में एकांगी पद नहीं था, इनका राष्ट्रवाद जो है वो एक बहुत ही सीमित धारणा पर आधारित है, उसमें व्यापकता नहीं है। उनके राष्ट्रवाद में एक व्यापकता थी जिसमें एक इंटरनेशनलिज्म का भी तत्व अंतर्निहित था। इनके लिए केवल चुनाव और वोट के लिए, ये किसी सीमा तक जाने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र लोग हैं, और इन पर कोई अंकुश नहीं है, कोई संवैधानिक अंकुश नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था अंकुश लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं है, और इस पर देश का प्रधानमंत्री भी उसी मनोमिजाज का है, तो वो भी इस पर कोई अंकुश लगाने की स्थिति में नहीं। प्रधानमंत्री केवल एक बार एक सांसद से दुखी हो गए थे जिसने गांधी पर गोली चलाई थी, जी, आपको याद होगा। हाँ गांधी की मूर्ति रख, मैंने पुतला रखकर उस पर गोली चलाने का किया था, गोडसे मामले को लेकर। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ऐसे नफरती बयान देने वाले किसी पर भी कोई अंकुश नहीं लगाया। भारत का कोई चुनाव आयोग इस ढंग से नफरत फैलाने वाले नेताओं पर कोई अंकुश नहीं लगाता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इस ढंग जो अंकुश उसको लगाना चाहिए उस दिशा में वो पहल नहीं लेता है। दुर्भाग्य आज इस देश पर में यहाँ है। तब इसमें जो संवेदनशील लोग हैं, जो सचेत लोग हैं, जो विवेकवान लोग हैं, उनको खुद ही आगे आकर ऐसे बयानों का विरोध करना पड़ेगा, और इस देश में जो समावेशी सामाजिक चेतना है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, मेरी तो समझ। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक मैं जो आप बिहार बदलो यात्रा की बात अभी कर रहे थे, उसका भी एक दृश्य मैं चाहता हूं कि दर्शकों को अपने दिखाया जाना चाहिए कि वो यात्रा कैसे चल रही है। और वो कई यात्राएं हैं, दरअसल एक यात्रा गिरिराज सिंह की तरह नहीं है, वो जिलों जिलों से कई यात्राएं हैं जो चल रही हैं। और वो पटना आकर के, मुझे तारीख याद नहीं आ रही है, पटना में सारी यात्राएं कन्वर्ज करने वाली हैं, और वहां पर एमएल का एक बड़ा जलसा होना है। शायद 28 तारीख है या 26 तारीख तो आज ही है, तो ऐसे कोई तारीख को वो जलसा होना है पटना में, तो उसके लिए वो यात्राएं चल रही हैं। तो एक झलक अगर आप चाहेंगे कि दिखाई जाए? दिखा लीजिए, हम लोग का समय भी नहीं, हाँ, लेकिन एक बार। प्रखंड मुख्यालय गुड़ारी में बदलो बिहार न्याय यात्रा के दौरान भाकपा माले ने की एक सभा का आयोजन। प्रखंड मुख्यालय गुड़ारी में मंगलवार को सुबह 11 बजे भाकपा माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा पहुंचा।
कराकड़ सांसद राजाराम सिंह, विधायक अरुण सिंह के नेतृत्व में निकाला गया बदलो बिहार न्याय यात्रा विक्रमगंज से चलकर गुड़ारी पहुंचा, जहां एक सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि बिहार में पिछले 2 दशक से डबल इंजन की सरकार है। अपने शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने एक लूट की बड़ी साम्राज्य स्थापित कर दी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर लोगों का आर्थिक और तो मानसिक ये है वो यात्रा जिसकी बात हम कर रहे थे। ये यात्रा है जिसकी बात कर रहे थे, और ये जगह जगह से, नालंदा से और इधर मधुबनी की तरफ, मतलब हर इलाके से एक यात्रा चल रही है। और खास बात ये है फैसल जी कि इसके बारे में अभी तलाश रहा था, तो हमें कहीं जैसे भारतीय जनता पार्टी की यात्रा होती है, अभी आप तलाशिए तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इसमें वो जो लोग हैं उन लोगों का या उनकी बात कोई करने वाला दिखता ही नहीं है सोशल मीडिया पर, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये 1-2 वीडियो कहीं दिख जाएंगे, अखबारों के उस पर खबरें दिख जाएंगी, बाकी कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। जबकि जो लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें देखा आपने, यही सारे लोग हिंदुस्तान की मेजॉरिटी आबादी हैं, जिसकी राहुल गांधी कहते हैं 90% हिंदुस्तान कहीं है नहीं। तो वाकई हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे, अगर वो तलाश के देखें बिहार बदलो यात्रा सीपीआई एमएल, तो कितनी चीजें मिलेंगी। और ये लोग भी तो अपने देश के लोग हैं, और यही लोग हैं जिनका देश है। मतलब हम लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मेजॉरिटी इन ऐसे लोगों की है जिनकी कहीं कोई आवाज आज भी नहीं है। जब हम कहते हैं कि इतनी बड़ी मीडिया, इतना बड़ा सोशल मीडिया, हम सब यहाँ धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं कि सब सोशल मीडिया पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कैसे आप इसको देखते हैं? अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बात, अगर ये जो 6 यात्राएं बिहार में चल रही हैं, इनको अगर उतना ही तवज्जो सोशल मीडिया पर और नेशनल मीडिया पर मिले जितना तवज्जो गिरिराज सिंह की यात्रा को मिलता है, या यहाँ पर परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसको मिला था, या और भी जो इस तरह की यात्राएं होती हैं, या राहुल गांधी की भी यात्रा को उसको मिला ही नहीं था। मतलब आप सोचिए, उतनी बड़ी यात्रा को भी लोगों ने गोल कर दिया था मीडिया से। अगर ये मिल जाए तो क्या चीजें, मतलब जो जिस तरह का देश हम आज, जिस तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव देखते हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव इसके सामने ठहर पाएंगे क्या, जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी करती? सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, मूल बात यह है कि मीडिया पर नियंत्रण जिन लोगों का है, वो चाहते नहीं है कि आम जनता की बात सामने आए। वो यह भी नहीं चाहते हैं कि न्याय की बात हो, वो यह भी नहीं चाहते हैं कि समानता की बात हो, वह यह भी नहीं चाहते हैं कि जो आर्थिक विषमता इस देश में पैदा हो रही है उसकी बात हो, और उस विषमता के कारण किन लोगों को तकलीफ हो रही है, कौन से लोग शिकार उस विषमता के हुए हैं, उनकी बात हो। तो मीडिया तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाएगा जो उसमें पैसा लगाया है, और उस पैसे का संरक्षण जो ताकतें कर रही हैं उन्हीं को वो ज्यादा स्वर देगा। तो इसमें तो अब साफ हो जाना चाहिए इस देश की जनता को कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया है, उसमें वो किसी न्याय की उम्मीद न रखे, बल्कि वो उसमें जो कुछ देखता सुनता है उसके लिए वो एक दूसरे अपने स्रोतों से सच्चाई का पता करे, तब वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। जी खैर, तो आज का समय भी समाप्त हो रहा है। कल के मुकाबले थोड़ा कम समय लिया है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, अपने दर्शकों को मैं बता दूं, मैं और फैसल जी, कि ये कार्यक्रम आधे घंटे का हो। आज भी बढ़ गया है, तो इसके लिए मैं फैसल जी से क्षमा चाहता हूं। हाँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी धीरे धीरे 30 मिनट में ले आया जाए। अब हम लोग सोमवार को मिलेंगे, मंगलवार को मिलेंगे, क्योंकि कल परसों मुझे कहीं बाहर जाना है, तो कल शायद हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो, और परसों उस समय मैं यात्रा फ्लाइट में होंगे आप। जी, फ्लाइट में होंगे आप। और दूसरी बात, मैं दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग इतनी संख्या में आइए कि फैसल जी को 1 घंटे से ज्यादा रुकना पड़े, और इतने सारे कमेंट्स और इतनी सारी बातें करिए कि उन पे जवाब देते देते हो ही जाए उतना समय। ठीक है, कोई तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। फैसल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और दर्शकों का भी, वो सब हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और मैं कहूंगा कि ये